आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स आर देयर? यह सवाल अगर हमसे किया जाए तो इसका जवाब होता है देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। यानी आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल। तो यह तो जवाब था कि आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं। अगर हमसे सवाल किया जाए कि आर्टिकल्स कितने होते हैं, हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर, तो इसका जवाब बदल जाएगा। अब इसका जवाब हो जाएगा देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश। कौन कौन से होते हैं? ए, एन और द। अब देखिए कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इनमें इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं ए और एन, जबकि डेफिनिट आर्टिकल होता है द। यानी कुल ये 3 आर्टिकल्स ऐसे हैं कि अगर हमने इंग्लिश ग्रामर में इनको ठीक से तैयार कर लिया तो ये बात निश्चित है कि हमारा आर्टिकल टॉपिक अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। अब इस टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अक्सर न सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि हम टीचर से भी गलतियां हो जाती हैं। तो ये गलतियां हमसे ना हो इसके लिए हम आर्टिकल्स को आज इस वीडियो लेक्चर में बहुत ही डीप में पढ़ने वाले हैं और इसके साथ साथ हम आपको एग्जाम्पल्स भी करवाएंगे ताकि हमारा आर्टिकल टॉपिक जो है वो किसी भी तरह से इनकम्प्लीट ना रहे। ये कंप्लीट वीडियो आर्टिकल की आपको मिलने जा रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक आर्टिकल। अब देखिए आर्टिकल में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 तरह के आर्टिकल होते हैं। सबसे पहला मैंने बताया आपको कि इनडेफिनिट आर्टिकल होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल होता है, और दूसरा मैंने आपको बताया कि डेफिनिट आर्टिकल होता है, डेफिनिट आर्टिकल होता है। तो ये तो 2 काइंड्स हो गए, काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स 2, ओनली 2। लेकिन अगर पूछा जाता है कि हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर तो जवाब होता है 3 आर्टिकल्स। देखिए इनडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? ए और एन। वहीं जो डेफिनिट आर्टिकल होता है वो होता है द। यानी कुल मिलाकर हमारे पास ये 3 आर्टिकल्स हैं, ए, एन और द। ये जो वर्ड है डेफिनिट आर्टिकल है द, इसको हम द भी पढ़ते हैं और कहीं कहीं हम इसको दी भी पढ़ते हैं। तो इसी वीडियो लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि इसको कहां पे द पढ़ा जाएगा और कहां पे दी पढ़ा जाएगा। तो इसकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आर्टिकल्स का यूज हम करते कहां पर हैं, कहां पर होता है आर्टिकल्स का यूज। देखिए आर्टिकल्स जो होते हैं वो हमेशा नाउन से पहले किए जाते हैं। तो अगर हम आर्टिकल के चैप्टर समझने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें नाउन को समझना होगा कि ये नाउन क्या होते हैं। बहुत ही ब्रीफ में आपको बताऊंगा और जब आप नाउन समझ जाएंगे तो आपको आर्टिकल भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए अगर हम नाउन की बात करें तो नाउन की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन हमने सीख रखी है। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि किसी भी व्यक्ति के नाम, वस्तु का नाम या स्थान का नाम वो नाउन होता है। अगर हम नाउन की बात करें तो हम इसको ऐसे समझ लें कि इस दुनिया में या इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीजें हैं, जो कुछ भी है जिसका कुछ ना कुछ नाम है वो सब नाउन ही है। जिसको हम नाम से पुकार सकते हैं वो नाउन है। अब वो भी नाउन है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिसे हम टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, हियर कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो भी नाउन है। और जिनको हम फील नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, हियर नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, यानी कि वो सब भी नाउन है। तो वो सारी ही चीजें जिनका कुछ ना कुछ नाम है वो नाउन है। अब देखिए नाउन को हम इस तरह भी समझते हैं कि अगर हम यहां पर इसकी कैटेगरी बना दें तो नाउन को हम 2 तरह से इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। नाउन को हम 2 तरह से बांट के देखते हैं। एक तो होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है काउंटेबल नाउन, जिसको हम शॉर्ट में काउंटेबल्स भी कह सकते हैं। वही दूसरी तरफ दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम शॉर्ट में अनकाउंटेबल्स भी कह सकते हैं। अब देखिए काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, वो सभी नाउन काउंटेबल होंगे। अब जिसको हम गिन सकते हैं तो जाहिर सी बात है जो काउंटेबल होगा उसकी 2 किस्में होंगी, 2 फॉर्म होंगी। या तो वो सिंगुलर होगा
या फिर वो प्लूरल होगा। और जो अनकाउंटेबल नाउन होंगे, जिनको हम गिन नहीं सकते होंगे, वो सिर्फ एक ही फॉर्म में होंगे, क्योंकि वो काउंटेबल नहीं है तो वो एक ही फॉर्म में होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। सपोज करिए कि मैं अगर कहूं जैसे पेन, पेन क्या है, वो एक काउंटेबल नाउन है क्योंकि हम उसको काउंट कर सकते हैं। अगर हम पेन का प्लूरल बनाएं तो यहां हो जाएगा पेन्स, प्लूरल फॉर्म में आ गया। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम बात इंक की करें तो इंक क्या है, क्या हम इंक को काउंट कर सकते हैं? इंक को काउंट नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये नाउन है, कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए ये इंक जो वर्ड है, इससे पहले किसी भी प्रकार का आर्टिकल नहीं लगेगा। किसी भी प्रकार से मतलब ए और एन की बात हो रही है यहां पर, ना ए लग सकता है ना एन लग सकता है। फिर दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं। सपोज करिए जैसे एक एग्जाम्पल लिया चेयर, चेयर भी एक नाउन है। कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन है। अगर हम इसका प्लूरल बनाएं तो ये हो जाएगा चेयर्स। और चेयर्स जो है ये प्लूरल नाउन हो गया। किससे बना है? इसका सब्सटेंस क्या है? वो है वुड। तो वुड क्या हो जाएगा? ये एक अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। तो आपने देखा जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं, या फिर जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो होते हैं जिन्हें हम ना टच कर सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, ना हियर कर सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना फील कर सकते हैं। तो वो सब जैसे ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है, कोवर्डिस है, लाफ्टर है, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये सारे ही अनकाउंटेबल नाउन की लिस्ट में आ जाएंगे। तो अब बात यहां पर समझने वाली ये है कि हम बात ए और एन की कर रहे हैं कि कहां पर ए और एन का यूज हम कर सकते हैं। तो देखिए जितने भी सिमिलर वर्ड्स होंगे, जो सिमिलर नाउन्स होंगे, अब चूंकि ये सिमिलर भी हैं और काउंटेबल भी हैं, तो हम इसको सिमिलर काउंटेबल नाउन कह सकते हैं। तो ए और एन का यूज जो है वो हम सिमिलर काउंटेबल नाउन से पहले ही करते हैं। ए और एन का यूज ना तो प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले होगा, ना ही किसी अनकाउंटेबल नाउन से पहले होगा। और एक और खास बात, ये किसी एडजेक्टिव से पहले भी यूज नहीं होते हैं। जैसे ब्यूटीफुल वर्ड है, वो एक एडजेक्टिव है, लेकिन ब्यूटीफुल से पहले आप ए ब्यूटीफुल नहीं कह सकते हो। हाँ, अगर ब्यूटीफुल के बाद में गर्ल वर्ड आ रहा है तो आप अ ब्यूटीफुल गर्ल कह सकते हो। अगर आप ऑनेस्टी वर्ड देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आप द ऑनेस्टी नहीं कह सकते हैं या ए ऑनेस्टी नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि हमें ए और एन का यूज सिर्फ और सिर्फ सिमिलर काउंटेबल नाउन से पहले ही लगाना है। इतनी बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं कि कहां पर ए लगाना है और कहां पर एन लगाना है, यह जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अब देखिए इंग्लिश अल्फाबेट की अगर हम बात करें, इंग्लिश अल्फाबेट, सबसे पहले तो यह ध्यान रखिए कि जो हमारी वर्णमाला होती है ए से लेके जेड तक, वो वर्णमाला में कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। बिल्कुल सही बताया आपने, 26 जो होते हैं वो लेटर्स होते हैं। कई बार हम मिस्टेक करते हैं कि हम उन 26 लेटर्स को हम अल्फाबेट्स कहने लगते हैं, जबकि अल्फाबेट्स वर्ड गलत है। इसको अल्फाबेट कहा जाता है। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, और एक भाषा की, एक लैंग्वेज की केवल एक ही अल्फाबेट होती है, तो इसको हमेशा सिमिलर में लिखते हैं। दूसरी चीज ये है कि इसके जो अलग अलग इंडिविजुअल लेटर हैं वो लेटर कहलाते हैं, और जब मिला के 26 की हम बात कर रहे हैं तो वो लेटर्स कहलाएंगे। यानी कि अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। अब इन 26 लेटर्स को अगर हम डिवाइड करें, इनको क्लासिफाई करें, तो इसमें देखिए 21 तो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं 21, और इसमें जो वाउल्स की संख्या होती है, हाँ एक बात ये भी ध्यान रखिए, जो वर्ड हम VOWEL ये अक्सर गलत प्रोनाउंस करते आए हुए हैं, इसको हम वॉवेल बोल देते हैं, वो एक मिस प्रोनाउंसिएशन है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है वाउल, वाउल। तो ये जो वाउल हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? ये 5 होते हैं, ठीक है। और वाउल्स को हिंदी में स्वर कहते हैं और कॉन्सोनेंट्स को हिंदी में व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला से इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी ही है, तो इससे हम ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो जो अ से लेके अह तक, जो हमारी हिंदी वर्णमाला में अ से अह तक जो स्वर होते हैं, वही इंग्लिश में वाउल कहलाते हैं। और जो व्यंजन होते हैं का से ज्ञा तक हिंदी वर्णमाला में, तो उसको हम इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं।
अब बात ये आती है, हमारा सवाल ये था कि कहां पर हमें ए का यूज करना है और कहां पर हमें एन का यूज करना है। तो एक बहुत ही मिसकंसेप्शन है जो कि हम लोग काफी पीछे से पढ़ते चले आ रहे हैं कि हम जो है 5 वाउल्स की जो बात कर रहे हैं, कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये 5 वाउल्स होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वाउल्स होते हैं। और मिसकंसेप्शन की जो मैं बात कर रहा था वो हम लोगों ने अक्सर सुना या पढ़ा है ऐसा कि जिस वर्ड के पहले, यानी जो कोई भी वर्ड अगर इन 5 में से किसी वाउल से शुरू हो जाए तो आप एन लगा दीजिए। और अगर इसके अलावा जो 21 लेटर्स बचते हैं जो कॉन्सोनेंट हैं, जैसे बी है, सी है, डी है, एफ है, जी है, एच है या सो ऑन, जो भी हैं, उनसे पहले अगर आपको कुछ लगाना हो या ए और एन में से, तो आप ए लगा दीजिए। तो इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझना होगा कि कहां पर ए का यूज करना चाहिए और कहां पर एन का यूज करना चाहिए। तो देखिए कि हमने यहां पर बात करी है वाउल की और कॉन्सोनेंट की। अब इसमें देखिए वाउल और कॉन्सोनेंट को मैं थोड़ा अलग तरह से आपको बताना चाहता हूं। देखिए, एक होता है वाउल लेटर और एक होता है वाउल साउंड। इसी तरीके से कॉन्सोनेंट लेटर और एक होता है कॉन्सोनेंट साउंड। तो जो मिसकंसेप्शन की मैं बात कर रहा था आपसे कि हमने एक मिसकंसेप्शन सीख रखा है कि ये 5 अगर आपको लेटर्स दिखाई दें वाउल्स के, तो इससे पहले जो एन लगाते हैं वो कंसेप्शन गलत है, वो हमारी अभिधारणा गलत है, क्योंकि हम वाउल लेटर से पहले एन नहीं लगाते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि मैं वाउल लेटर को देख के इससे पहले एन का यूज नहीं करूंगा। मैं वाउल साउंड को देखकर एन का यूज करूंगा। अभी मैं आपको इसके एग्जाम्पल भी बताऊंगा, तब ये और अच्छे से समझ में आएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हमें कहीं पे कोई वर्ड कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होता हुआ दिखता है तो हम उससे पहले ए का यूज नहीं करेंगे। अगर हमें वो कॉन्सोनेंट साउंड सुनाई देता है उस वर्ड का, तो हम ए का यूज करेंगे। यहीं पर हमसे एग्जामिनेशन में भी गलती होती है और हम स्पोकन इंग्लिश में भी इसका ख्याल नहीं रख पाते हैं, वहां भी हमसे ये मिस्टेक कमिट होती है, यानी ये गलती होती है। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है वाउल और कॉन्सोनेंट का वो और अच्छे से हमारी समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं। तो अब एग्जाम्पल अगर हम देखें तो देखिए, एग्जाम्पल में मैं अगर लिखूं डैश हॉर्स, डैश हॉर्स। अब जब हम इस वर्ड को हॉर्स पढ़ रहे हैं तो देखिए इसका फर्स्ट जो लेटर है इस वर्ड का, हमें इस लेटर का सबसे पहले तो ये देखना है ये लेटर एक वाउल है, ये कॉन्सोनेंट है। तो जवाब आता है कि ये एक कॉन्सोनेंट लेटर है। कॉन्सोनेंट लेटर है लेकिन क्या कॉन्सोनेंट साउंड है? तो इसको पढ़ रहे हैं हॉर्स, हा हॉर्स। हाँ, कॉन्सोनेंट साउंड भी है, लेटर तो है ही, लेकिन हमारा जो मकसद है वो कॉन्सोनेंट साउंड से है। तो साउंड आ रहा है तो ये हो जाएगा अ हॉर्स। अगला देखिएगा डैश आर, HOUR, आर। अब देखिए ये जो वर्ड है आर, ये सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है। ये कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन क्या कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है इसमें? देखिए हम इसको पढ़ रहे हैं आर। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर जो है वो साइलेंट है। कॉन्सोनेंट लेटर जो है वो साइलेंट है, लेकिन वो साइलेंट होने के बाद जब हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो फिर हमें साउंड किसका सुनाई दे रहा है? एक वाउल साउंड सुनाई दे रहा है, आर, अ। तो ये जो वाउल साउंड आ रहा है उसी की वजह से इससे पहले हम एन का यूज करेंगे, ना कि ए का यूज करेंगे। एक तो ये बात बहुत ध्यान रखनी है। फिर इसी तरीके के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मैं बोलूं डैश यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। अब देखिए जब हम इस यूनिफॉर्म वर्ड को देखते हैं तो हमें सबसे पहला लेटर यू दिखाई देता है, और यू जो लेटर है वो उन 5 वाउल्स में से एक है जिसमें कहा जाता है कि इससे पहले एन का यूज होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको बताया कि हमें साउंड देखना है, लेटर नहीं देखना है। क्या यूनिफॉर्म बोलने में वाउल साउंड आ रहा है? वाउल लेटर तो आ रहा है पहले, लेकिन क्या वाउल साउंड आ रहा है? यूनिफॉर्म, जब हम यूनिफॉर्म बोल रहे हैं तो यूनिफॉर्म बोलने में पहले साउंड वाई का आ रहा है, या अगर इसको हिंदी में आप देखेंगे तो इसमें या का साउंड आ रहा है।
वाई का साउंड आ रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है। तो जब कॉन्सोनेंट साउंड है तो इससे पहले हम ए का यूज करेंगे, एन का यूज नहीं होगा। ठीक इसी तरह से अगर मैंने वर्ड लिखा यूनिट, यूनिट भी सेम है इसी की तरह। पहला जो लेटर है वो भले ही वाउल हो लेकिन उसका साउंड जो है वो क्या है, वो एक कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, यानी वाई साउंड आ रहा है। तो अगेन इट विल टेक अ। फिर आगे देखते हैं, अगर हम यहां पर देखते हैं यूजफुल बुक, अ यूजफुल बुक या एन यूजफुल बुक, वही कॉन्सेप्ट फिर यहां पर आता है कि यू जो है वो भले ही वाउल हो, वाउल लेटर हो, लेकिन वाउल साउंड तो नहीं है, क्योंकि यहां पर भी वाई साउंड आ रहा है, तो इसलिए यहां पर भी आ जाएगा अ यूजफुल बुक। इसी तरीके से अगर हम यूनिकॉर्न वर्ड को लें, यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न कहते हैं गेंडे को, तो यहां पे यूनिकॉर्न वर्ड अगर लें तो यहां पे भी यू का साउंड कैसा है, वही वाई साउंड की तरह आ रहा है, यानी या साउंड आ रहा है, जिसकी वजह से इससे पहले भी आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए एक और, मैं लिखूं यूएस प्लेन, यूएस प्लेन। अब मैं यू बोल रहा हूं यहां पे, फिर वही वाई साउंड आ रहा है, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। अगर मैं बोलूं डैश अम्ब्रेला, तो ये जो अम्ब्रेला वर्ड आ रहा है, देखिए यहां पर जो फर्स्ट लेटर है फिर से यू आ रहा है, लेटर यू आ रहा है, लेकिन क्या साउंड यू आ रहा है, ये देखने वाली बात है। इसको हम बोल रहे हैं अम्ब्रेला, अ साउंड आ रहा है। अम्ब्रेला में हम इसको यू को पूरा साउंड नहीं दे रहे, अम्ब्रेला बोल रहे हैं। तो चूंकि अ साउंड आ रहा है, ए साउंड आ रहा है, तो इस वजह से इससे पहले हम अब एन का यूज करेंगे, ना कि ए का यूज करेंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी वर्ड से पहले या किसी भी नाउन से पहले, ये डिसाइड करने के लिए कि हमें उससे पहले ए का यूज करना है या फिर एन का यूज करना है। और भी इसके अलावा मैं आपको एग्जांपल देता हूं ताकि और अच्छे समझ में आ जाए। जैसे एक वर्ड है डैश एयर, ध्यान रखिए इस वर्ड को हेयर नहीं पढ़ते हैं, हियर भी नहीं पढ़ते हैं, इसको एयर पढ़ते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरीके से है, एयर ऐसे पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। अब देखिए इसका पहला जो लेटर है वो है एच, एच कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन क्या कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है इस वर्ड को बोलने में, क्या ध्वनि जो है वो कॉन्सोनेंट की आ रही है, पढ़िए एयर, ए साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है, वो एक वाउल साउंड है, जिसकी वजह से हम इसको एन लगा देंगे और हो जाएगा एन एयर, यानी एक उत्तराधिकारी। फिर देखिएगा डैश एयरएस, अब इसका ये फेमिनिन हो गया एयरएस, यानी उत्तराधिकारिणी। तो देखिए वहां पे भी सेम है, तो यहां पर भी एन का यूज होगा क्योंकि एच साइलेंट है और इसको हम एयरएस पढ़ रहे हैं, यानी साउंड जो आ रही है वो ए की ही आ रही है। फिर देखिए एक वर्ड आता है यूनिवर्सिटी, ये यू वाली सीरीज जो अभी बताई थी उसी तरीके का वर्ड फिर आ गया हमारे पास यूनिवर्सिटी। जब हम बोल रहे हैं यूनिवर्सिटी, यानी कि वाई साउंड आ रहा है, यू पहला जो साउंड आ रहा है यू, तो लेटर भले ही वाउल हो लेकिन साउंड यू का आ रहा है, वाई का आ रहा है, या का आ रहा है, इसलिए इससे पहले भी हम फिर से ए का ही यूज करेंगे। फिर देखिए डैश आई, अब इसको हम आई पढ़ रहे हैं, आई फर्स्ट लेटर जो है वो वाउल है, यानी वाउल लेटर है। क्या वाउल साउंड भी है, ये देख लेते हैं, आई आ साउंड आ रहा है, तो ऑफ कोर्स हम इससे पहले एन ही लगाएंगे, क्योंकि वाउल साउंड से मतलब है, इसलिए हमें यहां पर एन लगाना पड़ेगा। एक और देखिए डैश ईयर, ईयर यानी कान, तो क्या हम ईयर में पहला लेटर हमें मिल रहा है वाउल, वाउल लेटर मिल रहा है, क्या वाउल साउंड भी मिल रहा है, बोल के देखें, ईयर ई साउंड पहले आ रहा है, इसका मतलब इससे पहले भी हम एन का ही यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा एन ईयर। अच्छा एक वर्ड और आपने पढ़ा होगा YEAR, जिसका मतलब होता है साल, इससे पहले क्या लगाएंगे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में काफी पूछा जाता है। क्या इसको ईयर ही पढ़ा जाता है जैसा कि ऊपर वाला वर्ड पढ़ा गया है, क्या ये भी एन ईयर होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इस वर्ड को प्रोनाउंस करने में हमारी डिफरेंट साउंड आ रही है, यानी कहने का मतलब यह है जब हमने इसको ईयर पढ़ा तो ये इसको इस तरीके से पढ़ा गया है, ईयर यानी ई साउंड आई, लेकिन जब हम इस वर्ड को पढ़ रहे हैं तो इसको हम, इसका जो साउंड है वो या साउंड पहले आता है, ईयर ईयर,
तो यह साउंड आ रहा है, इसलिए इससे पहले हम, क्योंकि साउंड को हम देख रहे हैं, तो यहां पर ए आ जाएगा, कॉन्सोनेंट का साउंड निकल रहा है और लेटर तो कॉन्सोनेंट है ही, इसलिए यहां पर अ ईयर हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे यहां पर मैं अगर लिखूं EWE, इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करा जाएगा ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लेटर तो हमारा फर्स्ट जो है वाउल साउंड है, ई जो है वाउल लेटर है, सॉरी ई जो है वो एक वाउल लेटर तो है, लेकिन क्या ये वाउल साउंड भी दे रहा है? इस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं यू। इस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है वो यू की तरह होता है, यू। तो यू देखिए, क्योंकि यू बोलने में वाई साउंड आता है, तो इसीलिए इससे पहले भी ए का यूज होगा। इसका मीनिंग क्या होता है? जो शीप होता है उसके बच्चे को कहते हैं, उसके फीमेल बच्चे को कहते हैं यू, तो इससे पहले भी ए का ही यूज होगा। अब एक वर्ड और मैं यहां पर लिखना चाहता हूं, जैसे मैंने यहां पे लिखा डैश पेपर, डैश पेपर। क्या पेपर से पहले ए आएगा या एन आएगा? पेपर। देखिए इसका पहला लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट लेटर है। साउंड क्या है? साउंड भी कॉन्सोनेंट है। तो आपका शायद जवाब हो कि सर इससे पहले ए लगा दीजिए, क्योंकि इसका लेटर भी कॉन्सोनेंट है और इसका साउंड भी कॉन्सोनेंट है। तो आपके हिसाब से शायद यहां पर ए लगना चाहिए, और आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट भी होंगे कि हाँ हमारा ए पेपर सही है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये बता दूं मैं आपको, अगर आप एग्जाम में पेपर से पहले ए लगा आएंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? हाँ ये देख लेते हैं कि गलत क्यों हो जाएगा। क्योंकि पेपर जो वर्ड है वो एक सब्सटेंस को कहते हैं, एक पदार्थ है पेपर, यानी ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। हमने जो शुरू में भी पढ़ा था कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल इन दोनों में डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। तो यहां पर देखिए ये जो वर्ड आया है पेपर, पेपर एक सब्सटेंस है। अगर हमें इससे पहले आर्टिकल लगाना है ए या एन में से, तो इसको हम अ पेपर ना कह के अ पीस ऑफ पेपर कह सकते हैं, अ पीस ऑफ पेपर, तब हमारा ये वर्ड सही हो जाएगा। तो कुछ वर्ड आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसमें हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा वर्ड कहीं कोई सब्सटेंस तो नहीं है। जैसे वुड वर्ड है, वुड, तो अ वुड नहीं कह सकते हैं, अ पीस ऑफ वुड कह सकते हैं। फर्नीचर वर्ड है, तो वहां पे हम फर्नीचर, अ फर्नीचर नहीं कह सकते हैं, अ पीस ऑफ फर्नीचर, एन आइटम ऑफ फर्नीचर। इसी तरीके से अगर सीनरी वर्ड है, तो वहां पे हम अ सीनरी नहीं कह सकते हैं, अ पीस ऑफ सीनरी, एन आइटम ऑफ सीनरी, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अनकाउंटेबल वर्ड्स हैं जो हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वहां पर हम किसी ना किसी आर्टिकल का यूज कराते हैं, चाहे हम ए का कराएं या फिर एन का कराएं, ये जाने बिना, ये समझे बिना कि कहीं ये वर्ड कोई अनकाउंटेबल नाउन तो नहीं है। तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले, सबसे पहले तो ये पहचान कर लें हम कि अनकाउंटेबल नाउन है, तो उससे पहले ए और एन का यूज ना करें, और अगर करना भी पड़े तो अ पीस ऑफ, एन आइटम ऑफ, या इस तरीके से हम कर सकते हैं, अ बार ऑफ। जैसे एक वर्ड और है सोप, SOAP, जिसका मतलब होता है साबुन। तो अगर आप अ सोप कर देंगे गलत हो जाएगा, वहां पे होना चाहिए अ बार ऑफ सोप या फिर अ पीस ऑफ सोप। ऐसे ही वर्ड है चॉकलेट। चॉकलेट वर्ड भी एक अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है, तो उससे पहले अ चॉकलेट नहीं कह सकते आप, अ बार ऑफ चॉकलेट, अ पीस ऑफ चॉकलेट। ब्रेड, ब्रेड से पहले भी हम अ या एन का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रेड भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम बोलेंगे अ पीस ऑफ ब्रेड, अ लोफ ऑफ ब्रेड। वर्ड है एडवाइस। एडवाइस से पहले भी हम ए या एन का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। या तो हम कहेंगे अ पीस ऑफ एडवाइस या फिर एन आइटम ऑफ एडवाइस, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। वर्ड है रिसर्च, अनकाउंटेबल नाउन है, अ रिसर्च नहीं कह सकते। वर्ड है ट्रेवल, अ ट्रेवल नहीं कह सकते, लेकिन अ जर्नी कह सकते हैं क्योंकि वो काउंटेबल है। एन एम्प्लॉयमेंट नहीं कह सकते, अनकाउंटेबल है, लेकिन अ जॉब कह सकते हैं क्योंकि जॉब एक काउंटेबल नाउन है। तो ये भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है, ए नॉलेज नहीं कह सकते हैं। ट्रैफिक, ए ट्रैफिक नहीं कह सकते हैं। होमवर्क, ए होमवर्क नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये सारे ही वर्ड्स अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले किसी भी हाल में ए या एन का यूज नहीं करना है। इसके अलावा प्लूरल नाउन से पहले भी नहीं करना है यूज, यानी काउंटेबल तो है लेकिन प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन से पहले क्यों नहीं करना है? क्योंकि ए और एन का मीनिंग ही होता है एक, इंडिविजुअल की बात होती है।
तो इसलिए उससे पहले भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी प्लूरल क्लास को दिखा रहा है, बहुवचन दिखा रहा है, उससे पहले हम नहीं कर सकते हैं। एडजेक्टिव से पहले भी नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि वर्ड है ब्यूटीफुल, तो ए ब्यूटीफुल नहीं कह सकते हैं, लेकिन ए ब्यूटीफुल गर्ल कह सकते हैं, क्योंकि गर्ल इसमें नाउन आ गया एडजेक्टिव के बाद। एन ओल्ड नहीं कह सकते हैं, लेकिन एन ओल्ड मैन कह सकते हैं। ए उर्दू नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उर्दू क्या है, एक लैंग्वेज है, उससे पहले ए या एन का यूज नहीं कर सकते हैं, एक एडजेक्टिव है। लेकिन एन उर्दू टीचर कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये देखना पड़ेगा कि एडजेक्टिव के बाद अगर कोई नाउन है तब तो हम वहां पर यूज कर सकते हैं ए या एन का। जैसे मैंने यहां पे एक वर्ड लिखाया था यूजफुल, तो देखिए यूजफुल एक एडजेक्टिव है, लेकिन यूजफुल के बाद में बुक लगा हुआ है जो कि एक नाउन है, इसलिए हम यहां पे ए यूजफुल बुक कह सकते हैं। लेकिन खाली ए यूजफुल अगर लिखना हो तो ये गलत हो जाएगा, फिर हम वहां पे नहीं कह सकते हैं। तो ए और एन का इस डिफरेंस को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब आइए देखते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होंगे, लेकिन उनका जो साउंड होगा वो कॉन्सोनेंट नहीं होगा, उनका साउंड जो होगा वो वाउल साउंड होगा। तो आइए कुछ ऐसे भी वर्ड्स की लिस्ट देख लेते हैं जो कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होते हैं, लेकिन उनका साउंड जो होता है वो कॉन्सोनेंट नहीं होता है, उनका साउंड होता है वाउल साउंड। तो आइए देखते हैं वो कौन से वर्ड्स हैं। अब हम कुछ ऐसे वर्ड्स देखने जा रहे हैं जो कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होंगे, लेकिन क्या उनका साउंड कॉन्सोनेंट है, ये हम देखते हैं। डैश एम ए। अब देखिए एम ए वर्ड है, एम ए। मैं कहूं अगर कि मैं एम ए पास हूं, आई एम डैश एम ए, यहां पर ए एम ए आएगा या एन एम ए आएगा। अब देखिए देखने में तो ऐसा लगता है कि हमारा जो पहला लेटर है वो एक कॉन्सोनेंट लेटर है, एम जो है वो कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन क्या ये कॉन्सोनेंट साउंड भी दे रहा है? बोल के देखते हैं। जब हम बोलते हैं एम, तो एम बोलने में पहले साउंड किसकी निकल रही है? पहले हमारी साउंड किसकी आ रही है एम बोलने में? ए साउंड आ रही है, ए। तो जो साउंड आ रही है वो कॉन्सोनेंट की नहीं है, वो एक वाउल साउंड है। तो वाउल साउंड होने की वजह से यहां पे हम एन का यूज कर देंगे और हो जाएगा आई एम एन एम ए। वहीं पे अगर हम लिखें मास्टर, मैं एक मास्टर हूं, तो क्या हो जाएगा? आई एम ए मास्टर या आई एम एन मास्टर। तो देखिए जब हम मास्टर वर्ड में बोल रहे हैं, इसका पहला जो लेटर है वो तो कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन क्या कॉन्सोनेंट साउंड भी है? जी हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि जब हम मास्टर वर्ड बोल रहे हैं तो मा साउंड आ रही है, एम साउंड आ रहा है, और एम साउंड होने की वजह से इससे पहले हम ए लगा देंगे, तो हो जाएगा ए मास्टर। इसी तरीके के बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो हम इनिशियल्स में लिखते हैं, जैसे डैश एल एल बी, मेरा भाई एल एल बी है, माई ब्रदर इज ए एल एल बी या एन एल एल बी। पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, तो क्या कॉन्सोनेंट साउंड भी दे रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं दे रहा है, क्योंकि जब हम एल बोल रहे हैं तो एल बोलने के लिए सबसे पहले ए साउंड आ रही है जो कि एक वाउल है, इसलिए एन एल एल बी हो जाएगा। मेरा दोस्त एक एसडीएम है, डैश एसडीएम। अब देखिए एसडीएम बोलने में, दिखने में तो पहला लेटर हमारा कॉन्सोनेंट है, एस, एक कॉन्सोनेंट लेटर है, क्या कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है? तो अगर हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो एस बोलने के लिए पहले हमें ए साउंड आ रहा है, इसलिए एन एसडीएम हो जाएगा। जबकि अगर हम सन की बात करें तो ए सन या एन सन, देखिए सन जब वर्ड बोलेंगे तो सा साउंड आ रहा है पहले, तो यानी कि कॉन्सोनेंट लेटर के साथ साथ ये कॉन्सोनेंट साउंड भी दे रहा है, जिसकी वजह से ए सन हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से डैश एफ आई आर। अब देखिए एफ जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट वर्ड है, कॉन्सोनेंट लेटर है, तो क्या कॉन्सोनेंट लेटर के साथ साथ कॉन्सोनेंट साउंड भी दे रहा है? बिल्कुल नहीं दे रहा है। क्यों? एफ बोलने में क्या हो रहा है? ए साउंड आ रहा है, जिसकी वजह से एन एफ आई आर हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बोलें एक जंगल, ए फॉरेस्ट या एन फॉरेस्ट, तो देखिए यहां पे फॉरेस्ट बोलने के लिए एफ साउंड आ रहा है, लेटर हमारा कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट लेटर के साथ साथ क्या ये कॉन्सोनेंट साउंड भी दे रहा है? जी हां, बिल्कुल दे रहा है, क्योंकि फॉरेस्ट बोलने में फ साउंड आ रहा है, एफ साउंड आ रहा है, जिसकी वजह से इससे पहले ए का यूज किया जाएगा, ना कि एन का यूज किया जाएगा। अगर मैं बोलूं कि मेरी बहन एमबीए पास है, तो डैश एमबीए, ही इज ए एमबीए या फिर ही इज एन एमबीए, इनमें क्या होगा? वही होगा जैसा एमए में किया था।
देखिए एम बोलने में ए साउंड आ रहा है, इसलिए हो जाएगा एन एमबीए। वह एक एमबीबीएस है, ही इज ए एमबीबीएस या ही इज एन एमबीबीएस। तो देखिए एमबीबीएस में भी वही है, क्योंकि हम एम बोल रहे हैं तो ए साउंड पहले आ रहा है, जिसके लिए यहां पर एन वर्ड आ जाएगा, एन एमबीबीएस। ये लड़का आईआईटीएन है, ही इज ए आईआईटीएन या एन आईआईटीएन। तो देखिए आईआईटीएन, तो यहां पे ए आएगा या एन आएगा। तो इसके लिए देखिए साउंड हम पहले चेक करेंगे। हमारा जो पहला लेटर है वो तो वाउल है ही, वाउल लेटर है, और साउंड भी किसका दे रहा है, ये वाउल साउंड ही दे रहा है। आई बोलने में आ साउंड आ रहा है, इसकी वजह से यहां पर एन का यूज करेंगे और ये हो जाएगा एन आईआईटीएन। ठीक इसी तरीके से देखिए वह एक एमडी है, एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर को भी कहते हैं, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन को भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म एमडी होती है। तो देखिए एमडी बोलने में भी हमें ए साउंड आ रहा है, जिसकी वजह से एन एमडी हो जाएगा। वह एक आईएएस है, ही इज एन आईएएस। तुम एक आईपीएस हो, यू आर एन आईपीएस। क्यों? क्योंकि वही आई वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है कि वाउल लेटर तो है ही, साथ साथ ये वाउल साउंड भी दे रहा है। तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट साउंड पर ही होता है, ना कि हमारा ये कॉन्सेप्ट लेटर बेस्ड होता है। अब इन वर्ड्स में ए और एन को समझने के बाद हमें यह भी समझना होगा कि कुछ ऐसी फ्रेजेस होती हैं जिन फ्रेजेस के बीच में ए या एन का यूज करना कंपलसरी होता है, जरूरी होता है। यानी कि उन फ्रेजेस से अगर आप ए या एन हटा देंगे तो वो फ्रेजेस गलत हो जाएंगे। वही कुछ फ्रेजेस ऐसी भी होती हैं जहां ए और एन का प्रयोग आप नहीं कर सकते, अगर आप वहां पर लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो आइए कुछ फ्रेजेस ऐसी भी देख लेते हैं कि जिसमें ए या एन का लगाना कंपलसरी होता है। आइए देखते हैं वो कौन सी फ्रेजेस हैं। जैसे एक फ्रेज है टू गो फॉर अ वॉक, टहलने जाना के लिए होता है यूज, टू गो फॉर अ वॉक। अब यहां पे अ वर्ड जो है वो कंपलसरीली आपको लगाना है। अगर आप कहेंगे टू गो फॉर वॉक तो ये फ्रेज गलत हो जाएगा, यानी यहां पर ए का होना कंपलसरी है। तो ऐसी फ्रेजेस की भी हमें प्रैक्टिस करनी है जहां पर ए या एन कंपलसरीली आएगा। और देखिएगा टू मेक अ नॉइज, शोर मचाना, टू टेल अ लाई, झूठ बोलना, फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कुछ अंतराल के लिए, फॉर अ गुड कॉज, अच्छे काम के लिए, फॉर अ गुड रीजन। तो आपने देखा कि ये जो फ्रेजेस थी ये टू से शुरू हुई या फिर फॉर से शुरू हुई। ऐसे ही बहुत सारी फ्रेजेस हैं जो एग्जाम में हमसे पूछी जाती हैं। कुछ फ्रेजेस ऐसी हैं जो ऑन से भी स्टार्ट होती हैं। ऑन से कौन कौन से फ्रेज स्टार्ट होती हैं, आइए वो भी देख लेते हैं। जैसे ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ डेली बेसिस यानी रोज के हिसाब से, या फिर ऑन अ मंथली बेसिस यानी कि महीने के हिसाब से, ऑन अ ईयरली बेसिस यानी कि साल के हिसाब से, ऑन अ रेगुलर बेसिस यानी कि रोजाना के हिसाब से, नियम के हिसाब से, नियमित रूप से, ऑन अ रेगुलर बेसिस। ठीक इसी तरीके से ऑन अ रेनी डे यानी बारिश के दिन, ऑन अ ट्रिप यानी ट्रिप वाले दिन, ऑन अ वेकेशन, ऑन अ डाइट, डाइट पर होना, ऑन अ मिशन, मिशन पर होना, ऑन अ पर्टिकुलर डे किसी खास दिन पर होना, ऑन अ स्पेशल डे किसी विशिष्ट दिन पर होना, खास दिन पर होना। तो आपने देखा टू के साथ में भी, फॉर के साथ में भी, ऑन के साथ में भी। इसके अलावा और भी कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसके साथ में ये आर्टिकल ए का यूज होता है। ऐसे कौन से फ्रेज हैं जिनके साथ में ये आर्टिकल नहीं लगता है, लगाने पे गलत हो जाते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कुछ फ्रेज ऐसे भी हैं जिनमें व्हाट के साथ ए का यूज होता है। जैसे व्हाट अ ब्लिस,
ठीक है, कितना परमानंद, कितनी खुशी की बात। वॉट आ फेलियर, कितनी असफलता। वॉट आ ब्यूटी, वॉट आ कॉन्फिडेंस, कितना कॉन्फिडेंस है। वॉट आ बिजी डे, कितना व्यस्त दिन है। वॉट आ पिटी, कितनी दया की बात है। वॉट आ शेम, कितनी शर्म की बात है। वॉट आ को इंसिडेंस, इन सभी से पहले आपको ए का यूज करना है। वॉट अ कोइंसिडेंस का मतलब होता है कितने संयोग की बात है। वॉट एन आइडिया, क्या आइडिया है। वॉट अ परफॉर्मेंस, क्या परफॉर्मेंस है। और एक लाइन आपने और सुनी होगी, बहुत यूज होती है, वॉट अ पीस ऑफ वर्क, क्या काम है। वॉट अ पीस ऑफ वर्क। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने ए का यूज या एन का यूज वहां भी किया है जहां पर ये फ्रेज के अंदर आए हैं, यानी जहां पर फ्रेज में ये अपना एक नाउन के साथ में ग्रुपिंग करके एक अपना मीनिंग दे रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे भी फ्रेज मैंने आपको बताने हैं कि जिसमें ए या एन का यूज करने से ये गलत हो जाएंगे, यानी वहां इनका यूज हरगिज ना करें। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये काउंटेबल की तरह यहां पे इनको माना गया है, इसलिए ए का यूज हो गया। अब उन फ्रेजेस में जो नाउन आएंगे वो या तो अनकाउंटेबल होंगे या फिर एब्स्ट्रैक्ट होंगे, इसीलिए उनसे पहले ए या एन का यूज हम नहीं करेंगे। आइए देखते हैं वो कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे फ्रेजेस हैं जिनके बीच में हम ए या एन का यूज बिल्कुल नहीं कर सकते। देखिए जैसे फ्रेज है वॉट रबिश, वॉट रबिश, वॉट अ रबिश हम नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि रबिश एक अनकाउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट होता है, इसलिए इससे पहले ए या एन का यूज नहीं करेंगे। या फिर हम कहें वॉट नॉनसेंस, यहां भी ए या एन का यूज नहीं होगा। या फिर हम कहें वॉट फन, फन भी एक अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज होता है, इसलिए इससे पहले भी ए या एन का यूज नहीं होगा। वॉट रॉन्ग, क्या गलत हुआ, क्या गलती हुई। तो इस तरीके के कुछ और भी वर्ड आप ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं कि जिनमें बीच में ए या एन का यूज हम हरगिज नहीं करेंगे, किसी भी हाल में नहीं करेंगे। फिर देखिए इसके अलावा कुछ ऐसी भी लिस्ट है जिसमें हम ये देखते हैं कि ए या एन का यूज नहीं किया जाता है। रीजन वही है अनकाउंटेबल और काउंटेबल होने का। तो आइए कुछ और मैं आपको ऐसी लिस्ट बता देता हूं, ऐसे वर्ड्स, ऐसे फ्रेजेस बता देता हूं कि हमें कहां पे इसका यूज करना चाहिए और कहां पे नहीं करना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूं कि अ गुड क्लाइमेट, अ गुड क्लाइमेट, तो ये हमारा सही होगा। या हम कहें कि अ बैड क्लाइमेट, तो भी हमारा सही होगा। लेकिन अगर हम कहें अ गुड वेदर, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि वेदर को अनकाउंटेबल नाउन माना गया है, वेदर को अनकाउंटेबल नाउन माना गया है, इसीलिए इससे पहले अ का यूज नहीं करते हैं। लेकिन क्लाइमेट को काउंटेबल नाउन माना गया है, इसलिए इससे पहले ए का यूज हम कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए, हम अ गुड क्लाइमेट, अ बैड क्लाइमेट तो कह सकते हैं, लेकिन अ गुड वेदर या अ बैड वेदर हरगिज नहीं कह सकते। किसी हाल में यहां पर ए का यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ गुड वेदर या बैड वेदर बोलेंगे। ठीक इसी तरीके से हम इन अ गुड स्टेट, यानी किसी चीज की अवस्था की अगर बात करें तो हम ये तो कह सकते हैं कि दिस बुक इज इन अ गुड स्टेट, ये किताब अच्छी अवस्था में है। तो यहां पर तो ए का यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि स्टेट को एक काउंटेबल नाउन माना गया है। या फिर हम कह सकते हैं इन अ बैड स्टेट, कोई चीज बुरी अवस्था में है, ये भी ठीक है। लेकिन अगर हम यहां पे कहें इन अ गुड कंडीशन, तो कंडीशन के साथ में अ का यूज गलत है, क्योंकि कंडीशन को अगेन एक अनकाउंटेबल नाउन की तरह कंसीडर किया गया है। तो यहां पे आ नहीं कह सकते, इन अ गुड कंडीशन गलत हो जाएगा, इन अ बैड कंडीशन भी गलत हो जाएगा। तो यहां पे हम कहेंगे इन गुड कंडीशन या फिर इन बैड कंडीशन, ये दोनों सही है। तो साथियों देखा आपने कि किस तरीके से ये जो दो आर्टिकल थे ए और एन, जिसको हमने इनडेफिनिट आर्टिकल कहा है, इन दोनों ही आर्टिकल ने कितना बड़ा दायरा बना रखा है अपने यूज होने का या फिर यूज ना होने का। तो
तो आज की इस क्लास में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है, तो इसको और लंबा नहीं करना है मुझे। तो अगला जो इसका वीडियो का पार्ट 2 आएगा, उसमें हम डेफिनेट आर्टिकल जो द है उसको कवर करेंगे और उसमें ये सीखेंगे कि कहां पर इसको लगाना चाहिए, इसको लगाना जरूरी है, और कहां पर इसको छोड़ देना चाहिए, इसको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वहां पर ये लगाने से सेंटेंस को गलत कर देता है। साथियों, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।